अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मोना ख़ान कराची प्रेस क्लब के कराची प्रेस कॉर्नर से। मैं लाहौर में मौजूद हूँ और जब लाहौर में मौजूद हूँ तो यहाँ की एक ऐसी शख्सियत अगर उनके हवाले से बात की जाए, वो जिस फील्ड में भी जाती हैं, जो भी काम करती हैं वो छा जाती हैं। वो क्रिकेट भी खेलती हैं, कराटे भी करती हैं और फुटबॉल, बहुत सारी चीज़ें एक वक्त में कर रही होती हैं। लेकिन आप समझ रहे होंगे मैं किसी स्पोर्ट्स की शख्सियत के हवाले से बात कर रही हूँ। जी नहीं, मैं एक सियासत दान की बात कर रही हूँ। मैं सियासत के हवाले से एक ही खूबसूरत पर्सनालिटी की बात कर रही हूँ। आप तो इस हवाले से समझ गए होंगे। जी बिल्कुल, पंजाब की मावन खुसूसी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर? वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू लाहौर। और कराची का टेम्परेचर मैं देख रही थी, होपफुली आपको इधर आके थोड़ा रिलीफ मिला होगा। नहीं, बिल्कुल मिला, लेकिन आपने टेम्परेचर की बात की, मुझे लगा आप सियासी टेम्परेचर पे जाना चाह रही होंगी। सियासी टेम्परेचर तो आपको पता है कि फ्रीज़र लग गए हैं, जिनकी वजह से हाई था, उनका बयानिया आजकल फ्रीज हुआ हुआ है। जी, क्योंकि आप बयानिया की बात छेड़ ही दी है, आप डॉक्टर भी हैं, तो क्योंकि आप राजकुमारी इतना जिक्र रहता है आपकी ज़बान पर, तो आप कोई टिप देना चाहेंगे? आजकल उनकी तबीयत नासाज है। मेरे से आज प्रेस वालों ने पूछा तो मैंने उनको किया कि एक नर्व रिलैक्सेंट, मसल रिलैक्सेंट, पेन किलर और हेलुसिनेशन उसको लगाने के बाद अच्छी होती हैं, वो सौसिगान है। और वो आजकल पाकिस्तान में तो बैन है, तो चूँकि उन्हें इम्पोर्टेड चीज़ों की ज़रूरत रहती है हमेशा, तो डॉक्टर भी इम्पोर्ट हो के आता है पाकिस्तान उनका इलाज करने के लिए। तो सौसिगान मॉर्फिन डेरिवेटिव है, और अगर वो उसको भी इम्पोर्ट कर ले तो परफेक्टली ये इस वक्त जो है एज अ एनाल्जेसिक, एज अ पेन किलर, एज अ नर्व रिलैक्सेंट, मसल रिलैक्सेंट, और सबसे ज़्यादा जब वो आप उसको लगाने के बाद सोते हैं तो हेलुसिनेशन होती हैं और आप ख्वाब में जो है वो वज़ीर आज़म के सिंहासन पे अपने आप को महसूस करते हैं, क्योंकि हकीकत में तो हो नहीं सकेगा। तो सौसिगान ही शायद उनको वहाँ ले जाए। अच्छा डॉक्टर साहबा, माशाल्लाह से मैंने अभी कहा, इतनी सारी चीज़ें आपकी शख्सियत के अंदर, सियासत को भी अगर हम निकाल दें तो आप डॉक्टर भी हैं, आप क्रिकेट भी खेल लेती हैं, फुटबॉल भी कर लेती हैं, बाइक के वाले से आपने बताया, ये तो आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये आपने पंगे बड़े पाले हुए थे। तो आप वैसे और क्या करना बाकी है? देखिए, मेरी सोच के मुताबिक हर इंसान जो है सब कुछ कर सकता है, और सिर्फ उसकी विल और कमिटमेंट होनी चाहिए, और नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। और ख़ास तौर पे जब आपको मेरा जिस एरिया से ताल्लुक़ है, हमारी फैमिली में ज़्यादातर चूँकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी रही, और मेरी ज़्यादातर जो है कज़न्स फीमेल जो हैं, वो उनसे मेरी इंटरेक्शन बहुत थोड़ी रहती थी। मेल कज़न्स के साथ ज़्यादा टाइम गुज़रता था, स्कूल लाइफ से या इकट्ठे हर वो गेम जो वो खेलते थे और वो चैलेंज करते थे कि मैं नहीं खेल सकती, तो मैं उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करती थी, और मैं उनसे बेहतर खेल के प्रूव करती थी कि जेंडर जो है वो किसी भी आपके मिशन के आगे बैरियर नहीं लगा सकता, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से आप किसी की कमिटमेंट को ब्लॉक नहीं कर सकते। तो मैं उनको जब वो चैलेंज करते थे तो मैं वो चैलेंज एक्सेप्ट करके उसको डिलीवर करती थी, विन करती थी। तो वो मेरे लिए एक ऐसा नशा होता था कि मुझे खुशी होती थी कि ये मुझे ख़ातून समझ के, लड़की समझ के खिला नहीं रहे थे कि आई कांट डू दैट, क्योंकि मेरी उनके साथ कंपनी होती थी। तो अगर वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो कहते थे नहीं नहीं नहीं, हार्ड बॉल है, तुम्हें लग जाएगी, ये तुम्हारा पाँव ज़ख्मी हो जाएगा, तुम ना खेलो। मैं कहती थी क्यों, तुम खेल सकते हो तो वाई नॉट मी। और मैं उस हार्ड बॉल के साथ उनके साथ क्रिकेट खेलती थी। अगर वो फुटबॉल खेल रहे हैं तो वो कहते थे नहीं नहीं नहीं, ये फुटबॉल जो है ना, ये इसका तुम वो नहीं कर सकती हो, इसमें स्पीड चाहिए, इसमें स्टेमिना चाहिए, तो तुम ना खेलो। तो मैं ज़बरदस्ती उनकी टीम में आती थी कि नहीं, वाई नॉट, मैं खेलूँगी। और फिर वो परेशान होते थे कि इसको कैसे आता है, तो मुझे वो सिखा नहीं रहे होते थे, लेकिन उनको खेलता देख के मुझे एक शुरू से बचपन से है कि मुझे सिर्फ एक दफ़ा चीज़ देखनी होती है। वो मेरी मेडिकल एजुकेशन में मुझे हेल्प किया,
मेरी स्टूडेंट्स जितनी दोस्तें थी वो रट्टा लगा लगा के एक एक चीज़ को कई कई दफ़ा पढ़ पढ़ के पागल हो जाती थी। मैं एक दफ़ा उसको देखती थी तो वो पढ़ी है, मैं अपनी मर्ज़ी से उसको लिखती थी। इसी तरह अब मैं मतलब 20 साल हो गए हैं मुझे सियासत में। यहाँ आपने लिख के तकरीरें लोगों को सुना होगा, मेरे हाथ में आपने कभी लिखी हुई तकरीरें नहीं देखी होंगी, ना मैं वो पढ़ सकती हूँ। हाँ, मैं एक दफ़ा अपने पॉइंट्स अगर देख लूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरी मेमोरी में वो इंटैक्ट है। तो ये वो बचपन से मेरे पास एक अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नवाजिश थी, करम था कि मुझे एक दफ़ा सिर्फ मैंने उनको देखना है कि ये क्या कर रहे हैं। वो जब देख लेना कि ये क्या कर रहे हैं, वो कैरम बोर्ड है, वो आपके ताश है, वो आपका फुटबॉल है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, नेट बॉल है, बैडमिंटन है, लॉन टेनिस है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, जेवलिन थ्रो है, फिर डिस्कस थ्रो में बड़ा ज़ोर चाहिए होता है। आप जब उसको फेंकते हैं तो बाजू के ज़ोर से आपने उसको फेंकना है, तो वो एक इतनी पेनफुल होती है। आप जब एक दफ़ा फेंकते हैं तो वो मसल आपके जो है वो यूज़ टू नहीं होते, तो अकड़ जाते हैं बाजू। लेकिन मैं उनसे आगे फेंक के अपने आप को ये साबित कर रही होती थी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, फ़र्क पड़ता है कि आपकी कमिटमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग है। ये अभी आप जो बातें कर रही हैं, मुझे आप ये बताएं कि आपने कहा आपकी याददाश्त अच्छी है, कि वालिदा ने आपको बहुत ज़्यादा बादाम खिलाए थे तो आपकी याददाश्त अच्छी, या वालिद का दिया हुआ वो कॉन्फिडेंस है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जिस फैमिली में पैदा हुए वो एक ब्लेस्ड फैमिली थी। बोरियों में बादाम वालिद साहब निकलवाते थे, पूरे का पूरा वो एक गांव का जो स्ट्रक्चर होता है, हवेली में बैठ के लोग थोड़ियाँ लेके बादाम तोड़ रहे होते थे। और वालिद साहब का ये एक ट्रेंड था कि वो सुबह अर्ली मॉर्निंग, ज़ाहिर नमाजी थे 5 वक्त के, और अर्ली मॉर्निंग वो ख़ुद भी उठते थे, हमें भी उठाते थे, नमाज़ पढ़ाते थे। और उसके बाद कोई बच्चा भी स्कूल जाने से पहले वो बादाम दूध में डाल के पिलाते थे। मैं दूध चोर थी, मैं शुरू से दूध नहीं पीती थी। तो वो फिर एक उनका मशहूर ज़माना डंडा होता था, स्टिक होती थी जो उन्होंने पास रखी होती थी, चलाते नहीं थे, सिर्फ डराने के लिए। तो जब वालदा हमारी उनको, जो बच्चा रेजिस्ट करता था, नहीं पीता, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आप बादामों के वो गिलास पिए इतने इतने बड़े, तो हम रेजिस्ट करते थे, तो वो गुस्सा करते थे। तो हमारी वालदा कहती थी कि ये जितना आपने ना इनको ये बादाम पिला के ताकत दिलवानी है ना, इस डंडे ने उतना उनका खून चूस लेना। तो ये दोनों का कंट्रास्ट है। ये कोई फ़ायदा नहीं आपको इनको बादाम पिलाने का, उतना खून उनका खुश्क होता है इस डंडे के खौफ से। तो आप या इनको बादाम पिला लें या ये डंडा यहाँ से हटा लें। तो डंडा एक ऐसा हमारे लिए फार्मूला था कि हमें पता होता था कि ये चलना नहीं है, लेकिन ये एक दहशत का निशान है। और वालिद साहब उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे, और शायद एक ये वजह होगी। फिर दूसरा, हमारी फ़िज़िकल एक्सरसाइज बहुत थी। मतलब आज के ये जो बच्चे हैं, ब्रायलर मुर्गियाँ सारे एक जगह पे, जैसे ब्रायलर मुर्गी आप अगर देखेंगे तो उठ नहीं सकती, जहाँ बैठी है वहीं बैठी है। तो आज के बच्चे जहाँ पे सोफ़ों पे बैठे हैं, गैजेट लेके, मोबाइल लेके, आईपैड लेके, हिलते जुलते नहीं। हमें नहीं याद कि हमने कोई दिन का एक पहलू या लम्हा भी जो है वो किसी एक जगह टिक के गुजारा हो। और उछल कूद और एक्सरसाइज, दौड़ना, फिर जितना आप दौड़ते हैं, भागते हैं, उतनी आपको भूख लगती है। और वो हेल्दी डाइट जो है आपकी, वो आपके पेरेंट्स जो है अगर आपको टाइमली देते हैं। और हमारी माँ जो है वो एक ऐसी माँ थी कि अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, और आज भी वो जिस बीमारी से लड़ रही हैं, उनको आज की माँओं वाला नखरा नहीं था। आज की माँ जो है ना, वो जान छुड़ाती है कि गरम खाना बच्चे को देने के बजाय वो मैकडॉनल्ड के पैसे देती है, वो KFC लाने के लिए इनकरेज करती है। हमारे घर में बाज़ार से चीज़ नहीं आ सकती थी। आप बाज़ार का खाना जुर्म था,
और कोई चीज़ बाहर से आप नहीं खा सकते थे। देसी घी, मक्खन, देसी गंदम और हर वो हेल्दी चीज़ जो देसी मुर्गे हैं, उसके अलावा आप सोच नहीं सकते। और ब्रायलर तो गाल ही था ना कि ये घर में आए और घुसे। और फ्रीज़र ख़ास तौर पे हमें फ्रिज में खाना रख के खाने का हमारे घर में सबसे बड़ा जुर्म कि वो वाला साहब आते थे, फ्रिज में अगर कोई खाना नज़र आ जाए वो उठा के बाहर फेंक रहे होते थे। वो कहते थे कि ये बीमारी है। जितना तुम लोग पैसे बचा के फ्रेश खाना बनाने से गुरेज करते हो, वालदा को कहते थे, उतना इनकी बीमारियों पे ये पैसे लगने हैं। तो इसलिए इनको हेल्दी फूड दो, फ्रेश फूड दो, उसी वक्त पका के दो और इनको बिल्कुल बाहर से कोई चीज़ नहीं खानी। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने अपनी वालिदैन की बातें बताई तो उसमें एक डंडे का जिक्र, मैं डंडे का वही जिक्र आवाम की तरफ ले जाऊंगी कि ये वही डंडा है जो नज़र नहीं आ रहा कोविड को लेकर और सख्ती दिखाने के लिए कि भाई FIR हो जाएगी, ये हो जाएगी। क्या वो डंडा काम कर रहा है? और आपने मुर्गी की बात की, देसी ग़िज़ाएँ तो छोड़ें, आप आज महंगाई इतनी है तो मुर्गी भी नहीं मिल रही, तो क्या करें आवाम, कहाँ जाए? देखिए वक्त वक्त की बात है। हमारे दौर में वक्त और था, रूरल एरिया के अंदर ब्लेस्ड फैमिलीज़ जो थी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा थी और ओवरऑल वसाइल जो थे, कम पैसों में भी लोगों का गुजारा होता था और बरकत थी। मैं ये समझती हूँ कि नीयत लोगों की ठीक थी, हराम नहीं खाते थे, हराम को आम नहीं करते थे, तो अल्लाह की तरफ से बरकत थी और थोड़ी तनख्वाह से भी लोग हक हलाल से अपने बच्चों को पढ़ाते भी थे, पेट भी पालते थे और कोई भी इस तरह परेशान नहीं था और कनायत पसंद लोग थे, अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। अब अगर आप बिलियनर को देखें तो वो भी मुतमईन नहीं है, आप लखपति देखें वो भी मुतमईन नहीं, करोड़पति देखें वो भी मुतमईन नहीं। यानी ऊपर से लेकर नीचे तक हर बंदा जो है अपनी अपनी जगह वो अनरेस्ट में है और अनकंफर्टेबल है। तो जो बात आपने की है डंडे की, देखिए डंडा जो है वो एक आपका सिंबल है, सिंबल है अथॉरिटी का, सिंबल है रूल ऑफ लॉ का। और जब आप रूल ऑफ लॉ और अथॉरिटी, वो आपका घर हो या आपका माशरा या आपका मुल्क, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं होता और चेन ऑफ कमांड नहीं होती और अथॉरिटी नहीं होती, वो कौम जो है वो फिर मिस डायरेक्शनल होती है। वो घर के अंदर जो अफराद हैं वो तितर बितर होते हैं और आपको यूनिफॉर्म अप्रोच और कंसेंसस रखने के लिए घर में या माशरे में वो सिंबल चाहिए, वो चेन ऑफ कमांड चाहिए, वो रूल ऑफ लॉ चाहिए, ताकि वो माशरा मादर पिदर आज़ाद ना हो और सर्टन रिस्ट्रिक्शन के अंदर वो आगे बढ़े। चलें, इसी डंडे से मैं भी कोविड की तरफ जाना चाहती थी। मौजूदा सूरत हाल जो लाहौर में है और आप बड़ी सख्ती कर रहे हैं, SOPs पे अमल करने के लिए लॉकडाउन की तरफ भी जा रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि ये जो तरीक़ेकार जो अभी पंजाब ने अपनाया है वो कामयाब हो सकेगा और कितना टाइम लग जाएगा अगर हम कोविड को काबू भी पा लें लाहौर में, स्पेशली पंजाब की तरफ? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आज बीमारी की हालत में भी उन्होंने कोविड पे मीटिंग ली है, वीडियो लिंक पे वो आज थे। आई वॉज पार्ट ऑफ दैट मीटिंग। उनका जो विजन है उसमें बड़ी क्लैरिटी है। वो ये कहते हैं कि एक तरफ तो हमने बीमारी से लड़ना है, इस वबा से लड़ना है, दूसरी तरफ हमने गुर्बत और अफलास से लड़ना है और हमने दोनों को, ये दोनों की जंग पैरेलल लड़नी है। अगर हम कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो जो हमारा दिहाड़ीदार है, मज़दूर है, डेली वेजर है, कम आमदनी वाला तबका है, वो पिस जाएगा। और ये अभी पता नहीं है, वो आज उन्होंने बड़ा स्ट्रेट अवे कहा कि हमें चौथे गियर में नहीं चलना। इस वक्त अगर स्ट्रेट अवे हम लॉकडाउन की तरफ जाते हैं जो सिंध गवर्नमेंट चाह रही है, तो आप चौथा गियर लगा के चल पड़े हैं। तो आपको पहले गियर से चलें, फिर हालात को देखें, फिर दूसरे गियर में जाएं, फिर देखें, फिर तीसरे में जाएं, फिर चौथे पे जाएं और एंड में पांचवें पे जाएं। वो कहते हैं आप चौथे से फिर पहले और दूसरे में जब आप आएंगे झटके लगेंगे। तो गाड़ी को स्मूथ चलाने के लिए उन पॉलिसीज़ को कंसिस्टेंसी चाहिए, सस्टेन करना है तो आपको सोच समझ के फैसले करने हैं, जो फैसले आप कंटिन्यू कर सकें, सस्टेन कर सकें। कोविड का जो इस वक्त सूरत हाल पंजाब में है,
unfortunately it's almost we crossed 22% इन्फेक्शन रेशो परसों जो है हमारे पास, आज 18% है। तो ये फ्लक्चुएट हो रहा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे पहलू है कि ये बच्चों में विजिबल होना शुरू हुआ है, और वायरस जो है अभी तक इसकी कोई भी किसी तरह से भी हम असेस नहीं कर पा रहे कि इसका लीथल जो फ्रेमवर्क है उसकी जद में बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, ये किस एज के लोगों को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। इस तीसरी लहर ने अक्रॉस द बोर्ड सबको अपनी लपेट में लिया है, तो इसलिए ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ज़्यादा हमें जो है वो SOPs को फॉलो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ जाना है, और आवाम जो है वो लापरवाही इसमें बरत रहे हैं। ये तीसरी लहर में आवाम ने इसको एज एडवेंचर लिया हुआ है। लोग ये समझ रहे हैं, और ख़ास तौर पे देहात में जो पिछला हमारा दोनों लहरें थी उसमें इतना लीथल वायरस देहात में नहीं था, क्योंकि ओपन प्लेसेस थी, लोग जो हैं वो क्लोज्ड इनसाइड बाउंड्री कम रहते हैं, ज़्यादा खुली फ़ज़ा में रहते हैं, तो वहाँ इसका स्प्रेड उतना लीथल नहीं था। अब इस लहर को मैं देख रही हूँ कि रूरल एरिया भी इसकी लपेट में आ गए हैं, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। ये हालत जंग में पूरी कौम है, और इसको हर हाल में हमने फ़ाइट करना है। इस पे गलती की गुंजाइश कोई नहीं है, क्योंकि हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर जितना मर्ज़ी आप एफर्ट कर लें, डेवलप कंट्रीज़ भी इस वबा के आगे हथियार डाल गए थे, तो हम तो पहले ही हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर कंप्रोमाइज्ड है। हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है हमारी बजटरी सपोर्ट में कि जहाँ हम ऑल आउट जाके लोगों को उनकी जानें भी बचाएं, उनको खाना भी दें, और उनको हर तरह की प्रोटेक्शन भी दें। तो इसलिए अवाम एहतियात से ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के अपने आप को भी और दूसरों को भी बचा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, हम सियासत की तरफ चले गए। मैं जब आ रही थी तो मैंने कहा मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो फ़ैशन के हवाले से बात करूँगी, आपकी उस पुरानी ज़िंदगी के हवाले से बात करूँगी। मैं तो फरीबाजी को तलाश करने के लिए आई थी। वो फरीबाजी कहाँ है, और कौन है फरीबाजी, ये भी बता दीजिएगा। फरीबाजी को ये सियासत खा गई है। इस सियासत ने फरीबाजी का जो है वो ऐसा हशर नशर किया है कि उसको अपने आप ही बुला दिया है। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ से एक क्लास 1 से मॉनिटर, और फिर क्लास के साथ साथ उस स्कूल में हेड गर्ल, फिर आगे क्लास रैप FJ में आके फिर यूनियन प्रेसिडेंट, फिर PMA की सदर। तो ये सारा एक मरहलावार सफ़र है जिसके अंदर दूसरों की ज़िंदगियों को खुशियाँ देना, उनके लिए जद्दोजहद करना, एफ़र्ट्स करना, अपनी ज़ात को निगेट करना, उनके लिए प्रायोरिटी सेट करना। तो चूँकि यहाँ आपने फरीबाजी का जिक्र किया, तो FJMC फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में ये मेरा एजाज़ है, और अब तक कोई उस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सका कि 5 साल मुसलसल यूनियन प्रेसिडेंट मैं रही हूँ। और ये भी मेरा एजाज़ है कि मेरे लोगों ने मुझे उस सीट पे बग़ैर इलेक्शन के बैठाते रहे। कोई कंपटीशन में नहीं आता था, और वो ये समझते थे कि कंपेटिटर मेरा कोई हो ही नहीं सकता। ये डर तो नहीं था आपका? नहीं, क्योंकि उसमें जो आप लीड करते हैं एज अ स्टूडेंट लीडर, तो सबसे पहले आपको अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि आप इंतज़ामिया के साथ जाके तो स्टूडेंट्स के राइट्स का सौदा कर लें अपने बेहतरी के लिए, और स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बनाएं और उनको आप कहें कि मैं तेरे साथ हूँ, और अंदर जाके उनको कहें कि मैं तेरे साथ हूँ। तो हम बड़े रूरल बैकग्राउंड वाले लोग हैं, हमें तो मुनाफिकत आती नहीं थी। हमें तो ये सिखाया गया कि या सच है या झूठ है। ये तीसरा अंदर वाला वायरस जो था कि आप भी ठीक हैं, आप भी ठीक हैं, आप भी गलत नहीं हैं और आप भी ठीक हैं, ये मुनाफिकत जब मैं आई लाहौर में, तो यहाँ हमने देखा कि ये तीसरी किस्म भी है जिसको मुनाफिकत कहते हैं। तो वो उस वायरस से बच के जब उन स्टूडेंट्स के राइट्स की बात की, तो हर वो शख्स जिसको जो तकलीफ़ होती थी, जो परेशानी होती थी,
किसी का रूम का मसला है, किसी की रूममेट से लड़ाई हो गई, किसी के कमरे में चोरी हो गई, किसी की फ़ीस में कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी के घर में कोई इमरजेंसी हो गई, कोई बीमार हो गया। हर एक के दुखों का और दर्द का मदावा फरीबाजी थी। अच्छा, ये फरीबाजी बगैर मेकअप के फिरती थी वहाँ पे, कोई मेकअप नहीं, बिल्कुल सादगी। अच्छा, और ये यूटर्न कैसे आया? ये बीमारी जो है ये तो मुझे शादी वाले दिन लगी। जब तक मैं बाकायदा 2000 तक मैंने तो कभी लिपस्टिक भी नहीं लगाई थी, और 2000 शादी वाले दिन मेरी पहली दफ़ा लिपस्टिक लगी। इवन मैंने अपने माइयों पे भी मेरी लिपस्टिक नहीं थी। तो फिर उसके बाद जब 2002 में मैं आ गई हूँ इसमें सियासत में, तो ये एक डिफरेंट किस्म का वायरस था जिसके अंदर मेरी ज़ात कहीं गुम गई, खो गई, मेरी खुशियाँ पता नहीं कहाँ चली गई, मेरी दोस्तें जो हैं, जो मेरी वेल विशर थी, जो मेरा सुकून था, वो कुर्बान हो गया। और ये सियासत का जो एक मुश्किल तरीन रास्ता था उस पे हम चल पड़े और पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मेरे चाहने वाले जो थे, जो मेरी दुआ गो दोस्तें थी, जो मेरी दिन रात मेरे मावनत में खड़ी रहीं, जिन्होंने हमेशा मेरी काज को सपोर्ट किया, वो सारी जो हैं आज भी फरीबाजी की मुंतज़िर हैं। और वो ये जानती हैं कि मेरी सारी जद्दोजहद मेरी काज के लिए थी, कभी भी मेरी ज़ात के लिए नहीं थी। और उसमें फड्डे करना मेरा पसंदीदा मशगला था। और फड्डे वहाँ होते थे जहाँ कोई जो है वो किसी के साथ ज़्यादती कर रहा होता था, नाइंसाफ़ी कर रहा होता था। उस नाइंसाफ़ी को रोकने के लिए और उस ज़्यादती को हर तरह से ख़त्म करने के लिए मैं खड़ी होती थी। और कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि जिनके लिए मैं खड़ी होती थी, फड्डे कर रही होती थी, लड़ रही होती थी, जब मैं पीछे मुड़ के देखती थी तो वो खुद भाग चुकी होती थी। क्योंकि हर किसी के बस का रोग नहीं होता टक्कर लेना, हर किसी के बस का रोग नहीं होता स्टैंड लेना, और हर कोई अपने मफाद के लिए कंप्रोमाइज़ कर जाता था। और मैं तन्हा वहाँ खड़ी अपने मौक़िफ़ पे डट के लगी रहती थी। और उसमें मैक्सिमम ये होता था कि मेरे वालिद साहब को बुलाया जाता था और वो मुझे साइड पे ले जाके कहते थे, क्योंकि मैंने यहाँ स्ट्राइक कराई होती थी या हम किसी ना किसी जगह प्रोटेस्ट पे होते थे, तो वो उनको बुलाते थे प्रिंसिपल, तो उन्होंने मुझे साइड पे ले जाना, उन्हें कहना मुझे बताओ कि तुमने जो स्टैंड लिया है ये हक पे हो तुम? मैंने उन्हें कहना बिल्कुल मैं हक पे हूँ और मैंने काज पे स्टैंड लिया है। तो उन्होंने कहा पक्की बात है, तुम्हारा ज़मीर मुतमईन है? मैंने कहना बिल्कुल मुतमईन है। उन्हें कहना बस फिर खड़ी रहो, डटी रहो, पीछे नहीं हटना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जिन्हें उन्होंने बुलाया होता था मुझे डांट पड़वाने के लिए, वो मेरे साथ खड़े हो जाते थे आगे, जिससे मेरे अंदर और जुर्रत आती थी, बहादुरी आती थी। क्योंकि मेरे कस्टोडियन तो मेरे वालिद साहब थे ना। तो जब मेरे वालिद साहब मुझे हक के लिए खड़े होने का दर्स देते थे, सपोर्ट करते थे, फैसिलिटेट करते थे, तो फिर मैंने कहाँ काबू आना होता था। अच्छा, एक आपको शायद उस नज़र से गुजरा नहीं, सेनेटर फैसल सब्जवारी ने एक बात की थी एक शो में, उन्होंने कहा था बैड फैशन सेंस किसका है, तो उन्होंने आपका नाम लिया था। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी फैशन सेंस के हवाले से, क्योंकि आप समझती हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह से एक पूरी पर्सनालिटी हैं, अपनी शख्सियत को कैरी करती हैं। मैंने अभी देखा जिस तरह से दुपट्टा माशाल्लाह से किया हुआ एवरीथिंग, तो उनका ये कहना है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं एक मुसलमान घराने में पैदा हुई जहाँ पे बेटी को इतनी आज़ादी दी कि 7वीं क्लास में गाड़ी चलानी सिखाई, जिसको दुनिया के हर महाज पे नबर्द आज़मा होने के लिए ट्रेन किया गया। हर तरह की स्पोर्ट, आपको पता है अगर आपके पेरेंट्स ना चाहें तो आप फुटबॉल नहीं खेल सकते, आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। और उस दौर में आज से 30-35 साल पीछे आप चले जाएं तो ये कोई आसान काम नहीं था। ये आपके पेरेंट्स का आप पे एतमाद होता है और ट्रेनिंग होती है। लेकिन 3 चीज़ें उन्होंने हमें बताई ज़िंदगी में जो
मेरे ताकत एहसास है। नंबर 1 कि उन्हें हर तरह की आज़ादी दे के, हमें हर तरह की सहूलत दे के, हर तरह की खुशियाँ दे के ये बावर करा दिया कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम किसकी बेटियाँ हैं, यानी मैं किसकी बेटी हूँ, मेरे वालिद साहब कौन है, मेरे दादा कौन है और मेरी जद्द अमजद, मेरा शजरा नस्ब क्या है। पहले मुझे ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, मुझे ये पता होनी चाहिए कि मेरे से मेरे वालिदैन की तवक्कुआत क्या हैं, वो मुझसे क्या चाहते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि मेरे पास गलती की गुंजाइश नहीं है। और जब ये 3 चीज़ें उन्होंने ये बता के हमें पहले दिन इस जंगल में छोड़ दिया कि ये मर्दों की सोसाइटी का जंगल है जिसके अंदर आपने अपनी जगह भी बनानी है, अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है, मेरी इज़्ज़त पे हरफ भी नहीं आने देना और आगे भी बढ़ना है, रुकना नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में मेरे ऊपर फिर ऐसी जिम्मेदारी आ गई कि मैं एक मुसलमान घराने में, एक ऐसे माशरे में जहाँ औरत तरने वाला और मर्दों के लिए इजी टू डाइजेस्ट एंड स्पेशली वो वर्किंग वूमेन जो फील्ड में काम करती हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किल तरीन चैलेंज होता है। तो वहाँ पे मुझे अपने आप को कवर करना था, मैंने अपने उस मर्दों की सोसाइटी में compete करना था और वोट लेना था उन मर्दों से भी, उन ख़वातीन से भी, उन माओं से भी। और जो ये मुझे एक मुसलमान औरत के तौर पे जो मेरा दीन कहता है उस पे वो चाहती हैं कि मैं उनको रिफ़्लेक्ट करूं, उनकी नुमाइंदगी करूं। अगर डॉक्टर फिरदौस सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक हो तो वो उसकी प्राइवेट लाइफ है। उस प्राइवेट लाइफ में मैं दुपट्टा लूँ या ना लूँ, मैं जीन्स पहनूँ, टाइट्स पहनूँ, ये ज़्यादा मेकअप करें, कुछ भी, एनीथिंग, बाल खोल के फिरूँ, बाल बांध के फिरूँ, वो मेरा प्राइवेट कह लें फेल है। जब मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो फिर कोई भी चीज़ मेरी प्राइवेट नहीं है, फिर हर चीज़ मेरी पब्लिक है। तो मेरे लोग जो हैं वो मुझे जिस रूप में देखना चाहते हैं और मेरे वालिद साहब जिस रूप में देखना चाहते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अहम ये है कि मेरी सोशो कल्चरल रिलीजियस वैल्यूज़ जो हैं वो इंटैक्ट रहें और वो किसी जगह भी पमाल ना हो। नहीं डॉक्टर साहब, बड़ी प्यारी और बात एक मुसलमान औरत का जो हुस्न है वो पर्दा है। मेरा सर पे दुपट्टा होना मेरे रास्ते में रुकावट नहीं हो और मेरे पूरे के पूरे कपड़ों में किसी जगह मैं कुछ स्लीवलेस पहन के आपको कहीं नज़र नहीं आई होंगी, मेरी पूरी बाजू बंद होती हैं। उसकी वजह है क्योंकि मेरे घर में, मेरी तरबियत में मुझे ये सिखाया गया था कि मैं जितना महंगा भी कपड़ा पहनूं लेकिन उसमें मेरी सोशो कल्चर रिलीजियस वैल्यूज़ प्रोटेक्ट होनी चाहिए, वो पामाल नहीं होनी चाहिए अगर मैंने पब्लिक में जाना है। और अगर मैंने पब्लिक रिप्रेजेंटेशन करनी है, अगर मैंने उस असेंबली में बैठना है जहाँ मैंने पाकिस्तानी मुस्लिम औरत को रिप्रेजेंट करना है, तो अगर मैंने उसमें नहीं जाना तो फिर मैं आज़ाद हूँ, मैं जो मर्ज़ी करूँ। और आपको पता है मैंने पूरी स्टूडेंट लाइफ में कभी सर पे दुपट्टा नहीं लिया था और उसकी वजह ये है कि वहाँ मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। जब मैं पब्लिक में आई हूँ तो मैं पब्लिक को जवाब दूँ और मैं पब्लिक को जवाब दूँ अपनी उन बेटियों को, उन माओं को कि वो एक ऐसा माशरा जिसके अंदर हमारी आज़ादी भी है और मैं उनको ये बता रही हूँ कि सर पे दुपट्टा लेके आप मिनिस्टर भी हो सकती हैं, सर पे दुपट्टा लेके आप सर्जन भी हो सकती हैं, आप डॉक्टर भी हो सकती हैं, आप जर्नलिस्ट भी हो सकती हैं, आप जो है वो माशरे के आप कराटे खेल सकती हैं, आप फुटबॉल खेल सकती हैं, आप क्रिकेट खेल सकती हैं। क्रिकेट सर पे दुपट्टा लेके मैं खेलती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो ये एक सिर्फ और सिर्फ उस मोटिवेशन और इनकरेज करने के लिए कि ये आपकी रवायात आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालती। अगर आपका यहाँ सही है इनसाइड और आपका विजन क्लियर है, आपका कॉन्शियस क्लियर है, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को कमज़ोर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप ताकतवर बन के अपनी ताकत को कंपाइल करें, अपने अंदर पूरा समेटें और चढ़ दौड़ें, बस कोई फिक्र की बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, सारी मेरी दिल की बातें की, क्योंकि मैं भी ख़वातीन के हवाले से इसी हवाले से सोचती हूँ। मैं आखिरी सवाल क्योंकि करना चाह रही थी, बड़ा ज़रूरी था वरना रह जाएगा। कराची का कचरा जो है वो लाहौर कैसे पहुँच गया था? देखिए, यहाँ पे चूँकि टर्किश कंपनी जिसको ये ठेका दिया गया था वो हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क से वो कंपनी थी, उनको हम मौका देते रहे, एग्रीमेंट एक्सटेंड भी हुए, लेकिन अल्टीमेटली जब वो हमारी इकॉनमी पे इतना बोझ था कि हमें डॉलर्स में वो एग्रीमेंट किया हुआ था साबका हुकूमत ने, और इस कौम को जो ही रुपया डिवैल्यू होता, डॉलर अब ऊपर जाता तो आप डॉलर में पेमेंट कर रहे थे। तो जब वो एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया तो वो मशीनरी और जितना उनका इक्विपमेंट था वो उन्होंने कब्ज़े में ले लिया, और एज़ पर दी एग्रीमेंट वो यहाँ छोड़ने के पाबंद थे, लेकिन वो अदालत चले गए, उन्होंने अदालत से स्टे ले लिया। अब हमारे पास अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी नहीं थी कि हम वो मशीनरी पे हम रिलाई कर रहे थे, उस मशीनरी को उन्होंने अपने कब्ज़े में लेके हमें देने से इनकार किया, जिसकी वजह से नई मशीनरी रेंट पे लेके वो कूड़ा उठाने में हमें मुश्किलात आई। आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें स्मूथ लाइन हुई। सरकारी काम आपको पता है कि कोई भी मशीनरी बगैर टेंडर के आप 1 रुपया भी नहीं खर्च कर सकते। तो वो जो एक रवायती अफसरशाही की फ़ाइलों का एक टेबल से दूसरी टेबल पे सफ़र था, उसकी वजह से वो कूड़े के अंबार लगते गए, और अल्टीमेटली चीफ मिनिस्टर साहब ने वार फुटिंग पे वो सारे डिसीजन लिए, वो पैसे उनको मिले, और आज लाहौर के अंदर बेहतर सूरत हाल है। हर आने वाला दिन इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा, और आपको कहीं लाहौर में कूड़ा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जो शार्ट गैप अरेंजमेंट्स थी उसमें प्रॉब्लम आई, और इंशाल्लाह अब वी आर रेडी टू टेक दिस चैलेंज, और हम अपनी मदद आपके तहत बग़ैर किसी बैरूनी सपोर्ट के जो कि ली गई थी, हमारे अपने लोगों में टैलेंट भी है और हर तरह का उनके अंदर जो है वो प्रोफेशनलिज्म भी है, तो हम अपने घर को घर वालों के ज़रिए सीधा करेंगे, ना कि हम मांगे तांगे से इधर उधर से डॉलर्स में लोग ला के तो इसको ठीक करने की कोशिश करें। अच्छा, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एक बात तो ये कि मैंने कहा कि कराची से हम लोग आए, एक तो मैं कराची की दावत देना चाहूँगी, और कराची प्रेस क्लब की से भी मैं दावत देना चाहूँगी कि आप टाइम निकालें। आप ये तो आप क्योंकि पूरे पाकिस्तान की आप ही हैं, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ही का है, तो आप हमारी तरफ भी आप चक्कर लगाएं, दावत देनी। और मैं चाहूँगी कि एक्स्ट्रा जो है वो आप करें कराची के लिए, कराची वालों के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए। कराची पाकिस्तान की शहरग है, और मुझे इस हवाले से पसंद है कि मेरी बहुत ही अज़ीज़ दोस्तें जिनके साथ मेरा बचपन गुज़रा, जिनके साथ मेरी जो है वो कॉलेज लाइफ और फिर स्टूडेंट लाइफ और फिर एज अ डॉक्टर हमने काम किया, वो सब कराचीआइट हैं। तो आई मिस यू ऑल एंड आई वांट टू हैव अ फन विद यू। वही हमारे जो गुज़रे हुए दिन हैं उनको, उसी माजी को हम याद दें, उसकी ताज़ा करके चंद खुशियों के लम्हे जो है हम शेयर करें। लेकिन इसके साथ साथ मुझे कराची वालों से इसलिए भी मोहब्बत है कि कराची जो है पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत अहम और कलीदी किरदार अदा करता है, और कराची के अंदर जो बसने वाले मोहब्बत और दर्द दिल रखने वाले जितने लोग हैं वो आगे बढ़ते हैं, आगे उनकी सोच पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा कई माइल्स आप पहले सोचते हैं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह एक्सपीरियंस है। जो मेरी दोस्तें थी, जब हम सियालकोट वाले, लाहौर वाले सोच रहे होते थे, कराची वाले उससे बहुत पहले वो चीज़ें कर चुके होते थे।
तो इसलिए कराची हमेशा ट्रेंड सेटर है। कराची पाकिस्तान का एक ऐसा फेस है कि जो दुनिया भर में जाना और पहचाना जाता है, और पाकिस्तान की हकीकी ताकत है, और इस शहर को ताकतवर बना के इंशाल्लाह पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पे गामज़न किया जा सकता है। कराची प्रेस क्लब की मैं लाइफ टाइम मेंबर हूँ। मुझे खुशी है कि कराची प्रेस क्लब आज जिस शक्ल में है वो उसमें मेरी ग्रांट और मेरी हर तरह की सरपरस्ती कराची प्रेस क्लब को हासिल रही है। कराची में जब भी आई इंशाल्लाह प्रेस क्लब में मिलूँगी। मेरे सारे जो सहाफ़ी साथी हैं उनको खसूसी जो जमाली साहब इस वक्त प्रेसिडेंट है, मुझे पता चला था कि उनकी फैमिली में डेथ हुई है। मैं इस दफ़ा वहाँ पे इसलिए नहीं आई थी कि वो अपने गांव गए हुए थे। अगली दफ़ा आऊँगी तो ज़रूर मिलूँगी, और सबको एक ही पाकिस्तान की छतरी के नीचे मिल के पाकिस्तान के लिए लड़ना है, पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करनी है, और हम सब की पहचान और शनाख्त इस मुल्क से है। पाकिस्तान जिंदाबाद।